गुड इवनिंग दोस्तों, मित्रों। आज किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गया। जैसा कि अपन कल स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और जाते जाते मैं आपसे किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। मित्रों, विश्वास रखिए। जिस प्रकार से आप मेरा हौसला अफजाई कर रहे हो, लाइक के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, उसी प्रकार आप मेरा सहयोग करते रहिए। मैं अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करूँगा। मित्रों, कल अपन ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। और इस स्वरों के वर्गीकरण के अंदर अपन ने एक भेद पढ़ लिया था और वह भेद था मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर हमने स्वरों के कितने भेद पढ़े थे, याद है आपको? मुखाकृति के आधार पर भी स्वर दो प्रकार के थे। नंबर एक, किसके आधार पर? जीवा के आधार पर। नंबर एक, जीवा के आधार पर। और जीवा के आधार पर भी अपन ने बात की थी, कैसे जीवा के आधार पर है और ये कितने होते हैं। तो जीवा के आधार पर ये स्वर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र, मध्य और पक्ष। अग्र में कौन कौन थे? अग्र में कौन कौन से थे? मध्य में कौन कौन से थे? और पक्ष में कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, अग्र में था मध्य में था अ। मध्य में क्या था? अ। और अग्र में कौन कौन से थे? अग्र में भी 4 थे, ए और ए। मध्य में क्या था? अ। अब जो पीछे रह गए हैं, सीधी सी बात है, जो पीछे रह गए हैं वो किस में आएंगे? पक्ष में आएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? आ, उ, ओ और औ। उसी प्रकार अपन ने दूसरा जो भेद पढ़ा था इसी का, और वह दूसरा भेद कौन सा था अपना? दूसरा भेद अपना था मुख खुलने के आधार पर। और मुख खुलने के आधार पर अपन ने स्वरों का जो वर्गीकरण किया था वो किस प्रकार से किया था? 4 प्रकार से किया था। कितने प्रकार से किया था? 4 प्रकार से। हमने अच्छी तरह से इनको परिभाषा सहित पढ़ा था। और एक बार पुनः मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने वर्गीकरण वो कंटिन्यू हो जाए। इसमें अपन ने पढ़ा था एक समृद्ध का अर्थ मैंने कहा था बंद से मेरा तात्पर्य ये था कि जब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का बहुत ही कम भाग खुलता हो, वह था समृद्ध। उसके बाद में दूसरा पढ़ा था अपन ने अर्ध समृद्ध। दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था? अर्ध समृद्ध। तीसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था? अर्ध विवृत। और चौथा अपन ने कौन सा पढ़ा था? विवृत। और अब केवल 4 भागों में ही नहीं, समृद्ध में कौन कौन आएगा, अर्ध समृद्ध में कौन कौन आएगा, ये बात आपको आनी चाहिए। तो ध्यान रखना, इसमें भी बड़ी एक रोचक बात है। जिस प्रकार से यहाँ मध्य स्वर के अंदर कौन आया था? अ आया था। तो यहाँ विवृत के अंदर क्या आएगा? आ आएगा। कैसे आएगा? ध्यान से सुनना। समृद्ध का अर्थ क्या हो गया? बंद। अब बंद से तात्पर्य क्या है कि मुख का स्वर का उच्चारण करते समय मुख बहुत ही कम खुलता हो। मुख क्या होता हो? बहुत ही कम खुलता हो। वे क्या कहलाते हैं? समृद्ध स्वर कहलाते हैं। फिर अर्ध स्वर में इतने क्या पढ़ा था? अर्ध समृद्ध के अंदर क्या पढ़ा था? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय समृद्ध की अपेक्षा मुख का थोड़ा भाग अधिक खुलता हो। फिर अपन पढ़ते हैं, मैं सीधा विवर्त लूंगा। क्यों? क्योंकि विवर्त का अर्थ क्या हो गया?
वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय सबसे ज़्यादा मुख खुलता हो, सबसे ज़्यादा क्या खुलता हो? मुख खुलता हो। और अर्धविवर्त के अंदर क्या हो जाएगा? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय विवृत की अपेक्षा मुख थोड़ा कम खुलता हो। अब अपन ने यह बात की थी विवृत में कौन कौन से आएंगे, अर्धविवर्त में कौन कौन से आएंगे, अर्धस्वर्त में कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, जिस प्रकार से अग्र में ई ई ए आई आए तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ई उ और औ हो जाएंगे, उ और क्या हो जाएंगे? औ। उसके बाद में यदि अपन बात करें किसकी? इस अर्धविवर्त की, तो इसमें कौन कौन आएंगे? ए औ। तो अब पीछे कितने रह गए? ए और औ। तो इस प्रकार से अपने को ये ध्यान रखना है, चाहे वो रीट का एग्जाम हो या आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एलडीसी का हो, जैसे अभी हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली भर्ती आई है तो उसमें भी हिंदी है। तो हिंदी क्या है? छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर उसका विस्तृत रूप हुआ है। तो यदि आपको अ आ का नॉलेज होगा तो आपको क कैसे बनता है, का कैसे बना, की कैसे बनी, मात्राओं के साथ में आप स्वर के उच्चारण को, व्यंजनों के उच्चारण को, शब्द को अच्छी तरह से क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि मेरा मानना ये है कि यदि अपन एक अच्छे से अच्छे प्रयास करें, छोटी चीज से बड़ी की ओर जाए, तो हमें क्या है? समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। साथ ही यदि मैं बात करूं तो अपन ने ये दोनों बातें क्लियर कर दी थी। समृद्ध का अर्थ स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख का भाग बहुत कम खुलता है। इसमें स्वर्त की अपेक्षा स्वर का उच्चारण, समृद्ध की अपेक्षा स्वर का उच्चारण करते समय मुख का थोड़ा सा अधिक भाग खुलता है। इसमें विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम खुलता है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब कि विवृत स्वर में जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख का सबसे अधिक भाग क्या होगा? खुलेगा, जैसे आ। इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है, हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा एक पॉइंट पूरा हो गया, वो था मुखाकृति के आधार पर। और अब अपन दूसरा पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। नंबर दो में अपन क्या पढ़ेंगे? ओष्ठाकृति के आधार पर। तो मित्रों, हमेशा एक बात ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें यदि दिमाग में आती रहेगी, और कहते हैं ना ईंट से ईंट जुड़ जाए तो क्या? दीवार का निर्माण हो जाता है। ईंट से ईंट जुड़ जाए तो किसका निर्माण हो जाता है? दीवार का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे स्वर का दूसरा पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में अपने भाग नंबर 2 में आता है ओष्ठवर्ती। कौन सी वर्ती? ओष्ठवर्ती। और इस ओष्ठवर्ती के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वरों के कितने भेद होते हैं ओष्ठवर्ती के आधार पर? स्वरों के 2 भेद होते हैं ओष्ठवर्ती के आधार पर। और वह ओष्ठवर्ती के आधार पर स्वरों के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है वृत्ताकार। ये क्या होता है? वृत्ताकार। इसी को कहते हैं वृत्तमुखी। इसी को क्या कहते हैं? वृत्तमुखी। यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करें तो हमारा मुख कैसा हो जाता है? वर्त के समान। होठ हैं जो ये क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। और नंबर 2 पे इसमें कौन सा आएगा? अवृत्ताकार। नंबर 2 पे कौन आएगा? अवृत्ताकार, या क्या कह सकते हैं? अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी यानी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुंह है वो वर्त के समान गोल हो जाए, यानी कि ये जो होठ हैं ये गोल हो जाए, तो वह स्वर कौन सा हो जाएगा? वर्ताकार। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह क्या ना हो? वर्त के समान गोल ना हो। तो ध्यान रखना है। अब यहाँ अपन पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन से होते हैं वो? जैसे अपन पढ़ते हैं ऊ, ओ, औ। और फिर पीछे कौन रह गए? जितने भी हैं सारे किस में आएंगे? किस में आएंगे? इसमें आ, ई, ए,
ये सब इसमें आएंगे। अब इसी प्रकार हम इन्हीं स्वरों के वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए तो नंबर 2 पे कौन सा आ गया? ओष्ठवर्ती के आधार पर। ओष्ठवर्ती के आधार पर स्वर कितने वेद? 2, वृत्ताकार या वृत्तमुखी, और दूसरा अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। अब यहाँ वृत्ताकार में स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा मुंह वृत्त के समान गोल हो जाता हो, या उच्चारण करते समय होठ ऐसे गोल हो जाते हो, वह कौन सा हो जाएगा? वर्तमुखी। और फिर हो जाएगा अपना अवर्तमुखी, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह है या होठ है जो गोल न होते हो। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वर्तों में इन स्वरों के वर्गीकरण में 2 पॉइंट हो गए। अब पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा पढ़ते समय एक एक चीज परिभाषा के साथ क्लियर हो रही है। यदि आप डेफिनेटली 2 या 4 मिनट इसको व्यवस्थित रूप से देख लेते हैं तो इसमें आपके किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। पॉइंट नंबर जो 3 है अपना, पॉइंट नंबर 3 वर्गों स्वरों के वर्गीकरण के अंदर पॉइंट नंबर जो 3 है वो है अपना उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। मित्रों ध्यान रखना, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बड़े कमाल की बात है, ध्यान से सुनना। आप बड़ी बड़ी किताबें पलटोगे, इधर की उधर करोगे, लेकिन जिस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण अच्छी तरह से करवा रहा हूँ, एक एक चीज, चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, छोटी बड़ी क्लासों में जैसे भी जो भी परिभाषाएं वगैरह पूछे, आप आराम से बेझिझक होकर उत्तर दे सकते हो। लेकिन शर्त एक है, वीडियो को आप कंटिन्यू देखो। अब देखो, हम उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी स्वरों के कितने भेद होते हैं? क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारी किताबें पलटी होगी, इधर की उधर की होगी, लेकिन इस प्रकार का वर्गीकरण आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो इसमें अपन 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अब यहां निर्नुनासिक से तात्पर्य क्या होगा? केवल वे स्वर, केवल जिनका उच्चारण किससे किया जाता हो? मुख से किया जाता हो। अब तुम्हारे कंफ्यूजन वाली बात ये हो गई है कि स्वर हो या व्यंजन हो या कुछ भी बोलना हो, कुछ भी हो, इन सब का उच्चारण मुख से ही होता है। अब यहाँ मुख से कैसे और कैसे नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। और दूसरा जो वर्गीकरण है अपना, वो होता है अपना अनुनासिक। इसी में देखो दूसरा होता है अनुनासिक, मैं बताऊंगा उदाहरण के साथ। अनुनासिक एक है निर्नुनासिक और एक है अनुनासिक। अब ये ध्यान रखना, इसके अंदर अभी मैंने बोला वे स्वर जिनका केवल मुख से क्या होता हो? उच्चारण होता हो। किससे उच्चारण होता हो? मुख से उच्चारण होता हो। लेकिन इसमें देखो अनुनासिक के अंदर क्या होगा? वे स्वर जिनका उच्चारण, वे स्वर जिनका उच्चारण मुख प्लस नासिका, कहने का मतलब है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हम मुख और नाक, नासिका यानी नाक, ये तत्सम है, नासिका शब्द इसका तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ हम जब मुख और नाक दोनों से उच्चारण जिन स्वरों का करते हैं वो क्या हो जाएंगे? अनुनासिक हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये आएगी कि ये कैसा है, तो ध्यान से सुनना। यदि कभी भी ध्यान रखना, जैसे मैंने लिख दिया है आ 11 स्वर है, 11 इसमें आएंगे, इसमें ही 11 आएंगे, लेकिन इसमें लफड़ा क्या रहेगा? यदि इसके ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु है, आ ए। अब ये जो चंद्र बिंदु है, यदि किसी भी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाए तो उसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है। तो अपन ने देखो पहला पढ़ा, पहला भाग किस स्वरों के 5 वर्गीकरण मैंने बताए थे। 5 में से अपन ने ये कौन सा पढ़ लिया है? तीसरा। 5 में से अपन ने कौन सा पढ़ लिया है? तीसरा। इस तीसरे में हमने पढ़ा है उच्चारण स्थान के आधार पर। इससे पहले अपन ने पढ़ा था ओष्ठवर्ती के आधार पर, और इससे पहले पढ़ा था अपने मुखाकृति के आधार पर। अब मुखाकृति के आधार पर भी अपन ने 2 प्रकार से पढ़ लिया था। तो ध्यान रखना मित्रों, निर्नुनासिक का मतलब केवल वे स्वर जिनका केवल और केवल किससे उच्चारण होता हो? मुख से उच्चारण होता हो। और अनुनासिक का मतलब ये हुआ है
कि वे स्वर जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता हो। कहने का तात्पर्य ये था कि यदि कहने का तात्पर्य ये था कहने का तात्पर्य ये था कि यदि मुख और नाक दोनों से ही उच्चारण किया जाए तो वह कौन सा स्वर हो जाएगा? निरनुनासिक। तो ध्यान रखना, जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो तो वह कौन सा हो जाएगा? अनुनासिक। और जिनके ऊपर स्वर बिंदु न हो वह क्या हो जाएगा? निरनुनासिक। अब अपन यदि बात करें नंबर 4 की, अब यदि अपन बात किसकी करें? 4 नंबर की। तो 4 नंबर की बात यदि अपन करें तो थोड़ा ध्यान देना। 4 नंबर जो अपना आएगा स्वर, वो आएगा उच्चारण मात्रा के आधार पर। किस पर आएगा? उच्चारण मात्रा के आधार पर। उच्चारण मात्रा के आधार पर। उच्चारण मात्रा के आधार पर। अब ये उच्चारण मात्रा के आधार पर यदि वास्तविक तौर से हिंदी की बात की जाए तो केवल और केवल कितने होते हैं? 2। लेकिन इसमें एक और है ऐसा लफड़ा जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं, जो संस्कृत का है, उसको भी इस मात्रा में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अब यदि अपन बात करें कि 2 कौन कौन से हैं, तो वो सामान्य हम पढ़ते ही हैं। वो 2 कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर, जिसको हम कहते हैं एक मात्रिक, और इसको क्या कहते हैं अपन? एक मात्रिक। नंबर 2 पे कौन सा आएगा? नंबर 2 पे कौन आएगा? नंबर 2 पे आएगा दीर्घ स्वर। नंबर 2 पे कौन आएगा? दीर्घ स्वर। नंबर 2 पे कौन आएगा? दीर्घ स्वर। अब यहां ध्यान क्या देना, आपको थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं इस नंबर 3 को यहां लिख रहा हूं, लेकिन इसमें यह मूलतः किस में लिया जाता है? संस्कृत में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? संस्कृत में लिया जाता है, प्लुत स्वर। और इस प्लुत स्वर से तात्पर्य जैसे अपन ओम लिखते हैं, ओम, ठीक है ना ये। लेकिन हिंदी में यदि देखा जाए तो उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ही होते हैं। नंबर 1 में कौन कौन से? ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? हम पढ़ते हैं अ, ई, उ और री। अ, ई और री। अ, ई, उ, री। और उसमें यदि अपन बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर के अंदर इनको छोड़ के बाकी सभी आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये अब इसको अपन ओम में लिखते हैं, ओम। तो ये ओम वाला, इसको अवग्रह के रूप में भी चलाते हैं प्लुत स्वर को, जो ये हिंदी का न होकर किसका है? संस्कृत का। हमारे हिंदी में उच्चारण मात्रा के आधार पर भी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक ह्रस्व स्वर है जिसको हम एक मात्रिक भी कहते हैं, और एक दीर्घ स्वर है जिसको हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। ये 2, ये एक स्पेशली प्लुत स्वर है जो हम मात्रा में लाते हैं, लेकिन ये वास्तव में ही कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। अब हम नंबर 5 की बात करें। नंबर 5, तो नंबर 5 के अंदर अपना जो आता है वो आता है नंबर 5। और नंबर 5 के अंदर यदि अपन बात करें तो आता है इतिहास, स्रोत। इतिहास स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इतिहास स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? फिर 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। और वे 2 कौन कौन से हैं? और वे 2 ये हैं आपने नंबर 1 हम कहते हैं जिसको मूल स्वर। मूल स्वर, इसी का दूसरा नाम है एक मात्रिक। एक मात्रिक, इसी को हम कहते हैं आदि स्वर। आदि स्वर,
मूल स्वर, एक मात्रिक, आदि स्वर, और इसी को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। इसी को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। अब ध्यान देना, इसमें कौन कौन आएंगे? तो इसमें आएंगे अ, ई, उ, री। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता हो। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय क्या लगता हो? कम समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर, एक मात्रिक, आदि या ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं? तो ये हैं अपने अ, ई, उ और री। और दूसरी बात, इसी में हम एक पढ़ते हैं दूसरा, जिसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इसी को क्या पढ़ते हैं? दीर्घ स्वर। इसी को हम क्या पढ़ते हैं? द्विमात्रिक। ह्रस्व स्वर द्विमात्रिक। इसी को पढ़ते हैं अपन संधि स्वर। इसी को हम क्या पढ़ते हैं? संधि स्वर। अब बात आती है जब संधि स्वर की, दीर्घ स्वर की, द्विमात्रिक की, तो इसमें कौन कौन आएंगे? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर या आदि स्वर की अपेक्षा उच्चारण में अधिक समय लगता हो। उच्चारण क्या होता हो? अधिक समय लगता हो। किसकी अपेक्षा अधिक समय लगेगा? इन मूल स्वरों की अपेक्षा इनके उच्चारण में अधिक समय लगेगा। अब अपने एक बात और आ जाती है कि सर अभी इससे पहले आपने जो पढ़ाया था उच्चारण मात्रा के आधार पर, वो भी यही थे। तो वो उच्चारण करते समय भी मात्राओं के अनुसार ही एक मात्रिक और द्विमात्रिक थे, लेकिन इतिहास, इस स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर भी हम इन्हीं को ही पढ़ते हैं। मूल स्वर, एक मात्रिक, आदि स्वर, ह्रस्व स्वर, यही है दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक या संधि स्वर। अब ये होते कौन कौन से हैं? तो ये थोड़ा ध्यान देना है। जैसे मैंने लिख दिया आ, जैसे मैंने लिख दिया ई, जैसे मैंने लिख दिया उ, जैसे मैंने लिख दिया ए, जैसे मैंने लिख दिया ए, जैसे मैंने लिख दिया ओ, जैसे मैंने लिख दिया औ। अब यहां ध्यान क्या देना है? अब ये दीर्घ स्वर होते हैं बड़े, दीर्घ का अर्थ बड़ा। अब यहां ध्यान से सुनना, द्विमात्रिक, इनकी मात्राएं दो होती हैं। इनकी मात्राएं क्या होती हैं? दो। संधि युक्त स्वर, अब इसको संधि स्वर भी कहते हैं। अब आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो कि जैसे मैं एक लिख लेता हूं यहाँ, जैसे मैंने लिख दिया अ और अ मिलकर क्या बन गया? आ बन गया। अ और अ मिलने से क्या हुआ? आ। अब ये नाम से ही पता चल रहा है अ का क्या बन रहा है? आ। तो साफ सुथरी बात है, ये संधि स्वर है। अब इनकी मात्राएं कितनी काउंट होती हैं? दो। इनकी मात्राएं कितनी काउंट होती हैं? दो। इनकी मात्राएं कितनी काउंट होती हैं? एक। ये ह्रस्व स्वर क्यों है? ये आदि प्रारंभिक स्वर है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये दीर्घ स्वर क्यों है? ये सामने पढ़ा है कि ह्रस्व मिलकर दीर्घ। और दूसरी बात, संधि युक्त स्वर जैसे यही सेम पढ़ा है। यदि अपन जैसे इसको ले लें, अ और ई से मिलकर ए बन गया। अब यहाँ अ और ए से क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो यहाँ संधि पड़ी है। ओ की बात करें तो ओ में ही संधि पड़ी है। तो साफ सुथरी बात है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक या संधि युक्त स्वर कहा जाता है। तो इस प्रकार से यदि अपन बात करें तो हमने जो पढ़ा है वो आज क्या पढ़ा? स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण अपन ने कितने प्रकार से पढ़ा? 5 प्रकार से पढ़ा। कितने प्रकार से पढ़ा? 5 प्रकार से पढ़ा। यदि आप थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए ध्यान दें स्वरों के वर्गीकरण की, तो ये 2 मिनट में ही आपके स्वरों का जो मैटर है वो एकदम क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले किसके आधार पर था? तो सबसे पहले अपने किसके आधार पर था? तो सीधी सी बात है, मुखाकृति के आधार पर था। अब मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको आने चाहिए तुरंत प्रभाव से। एक तो जीवा के आधार पर था और दूसरा मुख खुलने के आधार पर था। अब जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पक्ष। मध्य में कौन था? अग्र में कौन था? तो आपको ध्यान होना चाहिए ई, ए, ऐ। पीछे जो आएंगे वो किस में आएंगे? पक्ष में। अब दूसरा अपन ने पढ़ा था, किसके आधार पर पढ़ा था?
मुख खुलने के आधार पर पढ़ा था। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के हो गए। तो 4 में कौन कौन है? समवृत, अर्धसमवृत और अर्धविवर्त और विवर्त। इस प्रकार से यदि आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके आप रिवाइज करें तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्वरों का वर्गीकरण चाहे कैसा भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का, आपको हमेशा केवल तो हल्का सा दिमाग लगाकर ही आप अपने सवाल को अच्छी तरह से सही कर सकते हो। किसी भी प्रकार का स्वर के संबंधित कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप ये करके हमारा हौसला अफजाई करते रहें ताकि हम बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास और करते रहें। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।